नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने एप्लीकेशन सीजी जॉब एजुकेशन में। चलिए, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो साइंस वर्ग 2 के लिए रहेगा। ठीक है, अगर आप सीजी टेट 2024 या आने वाले शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और साइंस और मैथ्स ग्रुप से हैं, तो ये वाला सिलेबस आपके लिए होने वाला है। तो आइए हम थोड़ा सा एक बार चर्चा करते हैं कि हमको साइंस में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सिलेबस में आपको जो है एक यूनिट बायोलॉजी का, एक यूनिट केमिस्ट्री का और बाकी जो 3 यूनिट है ये आपके फिजिक्स के पोर्शन से जो है पूछा जाएगा। तो यूनिट 7 में आपको जो है सजीव के अंतर्गत हमको जो है सजीवों के लक्षण, सजीवों का वर्गीकरण, है ना? उसकी संरचना, साथ ही साथ पर्यावरण के बारे में, ठीक है? मानव शरीर के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है हमको बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़नी है। ठीक है? दूसरा दूसरा यूनिट आता है इसमें इकाई 8। इकाई 8 ये आपका फिजिक्स का पोर्शन है। पहला जो यूनिट 7 है, ये आपके बायोलॉजी का सेक्शन है। ठीक है? ये आपके बायोलॉजी का सेक्शन है, यानी जीव विज्ञान जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान जिसको अपन कहते हैं, लगभग 6 अंक के जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, यूनिट 8 इसमें भी आपको 6 अंक के पूछे जाएंगे। ये आपका फिजिक्स का सेक्शन है। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का सेक्शन है, भौतिकी जिसको आप कहते हैं, भौतिकी। ठीक है, इसके अंतर्गत हमको पहला यूनिट देखना है बल एवं गति के बारे में, फोर्स एवं मोशन के बारे में। इसमें हमको जो है पढ़नी है बलों के प्रकार, साथ ही साथ गति के प्रकार और उनके जो प्रमुख ऊर्जाएं हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। दूसरा यूनिट में हमको देखना है ऊष्मा के बारे में। इसी यूनिट 8 का दूसरा चैप्टर ऊष्मा, ऊष्मा के बारे में हमको देखनी है कि ऊष्मा क्या है, उसका आदान प्रदान किस तरीके से होता है। ठीक है, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे ऊष्मा की सुचालक कुचालक पदार्थों के बारे में और ऊष्मा संचरण की विधियों के बारे में। इस चैप्टर से भी आपके 6 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 9। ये भी आपके फिजिक्स का ही एक पोर्शन है। ठीक है, इसमें भी आपके 6 नंबर के जो है पूछे जाते हैं। इसमें हम देखेंगे प्रकाश यानी लाइट के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ लेंस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दूसरे यूनिट में हम चर्चा करेंगे ध्वनि यानी साउंड के बारे में। ठीक है, तो ये 2 यूनिट इसका हो गया। ठीक है, पहले यूनिट 8 में भी 2 यूनिट था हमारा और दूसरे में भी हमारा क्या था, 2 यूनिट था। ठीक है, तीसरा आता है, ये भी आपका फिजिक्स का ही पोर्शन है। ठीक है, ये भी आपके फिजिक्स का ही पोर्शन है। ये भी 6 नंबर का जो है पूछा जाता है। इसमें इस यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विद्युत के बारे में और साथ ही साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। यानी इसमें भी कुल मिलाकर के 2 चैप्टर आपके बनते हैं। ठीक है, मतलब फिजिक्स वाले पोर्शन में टोटल 3 यूनिट है और सभी में 2-2 चैप्टर हैं, यानी 6 चैप्टर हमको जो है फिजिक्स में पढ़नी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यूनिट 11 की, इकाई 11 की, तो ये आपके केमिस्ट्री का सेक्शन है। ठीक है, ये आपके केमिस्ट्री यानी रसायन वाला पार्ट है। ठीक है, रसायन वाला पार्ट है। ये भी आपके 6 नंबर के जो है पूछे जाते हैं सीजी टेट में और शिक्षक भर्ती में भी जो है ये पूछे जाते हैं। ठीक है, शिक्षक भर्ती में जस्ट आधा हो जाएगा क्योंकि 30 नंबर के पूछे जाते हैं, तो 3 नंबर के यूनिट 11 में, 3 नंबर के यूनिट 10 में और 3 नंबर के यूनिट जो है 8 में जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें अपने को क्या-क्या चीज़ें देखनी है, इसमें देखना है सबसे पहले चैप्टर में पदार्थ की संरचना के बारे में और दूसरे चैप्टर में देखना है रासायनिक पदार्थ के बारे में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अपने को जो है 2, 2, 4 और ये 2, 6 और 2, 8, 8 चैप्टर, जिसमें से 6 चैप्टर अपने को फिजिक्स में देखना है, 2 चैप्टर अपने को केमिस्ट्री में देखना है और साथ ही साथ इसमें भी अपने को जो है 2 चैप्टर, इसमें 1, 2, 3, 4 चैप्टर जो है अपने को देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम चर्चा करेंगे संपूर्ण सिलेबस के बारे में। चलिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, क्योंकि फिजिक्स का ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना? इसमें यूनिट भी ज़्यादा हैं, 3 यूनिट टोटल है और तीनों यूनिट में 2-2
जो है चैप्टर्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे फिजिक्स वाले पोर्शन को, फिर केमिस्ट्री को खत्म करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। ये तो हो गया सिलेबस के बारे में चर्चा। सिलेबस के बारे में हमने जो है छोटा सा एक स्मॉल डिस्कशन हमने करा। अब हम चर्चा करेंगे यूनिट 8 के अंतर्गत पहला चैप्टर, चैप्टर 8.1 फोर्स एंड मोशन के बारे में, जिसको अपन कहते हैं बल एवं गति, फोर्स एंड मोशन। तो हम एक एक करके सारी चीजें को जो है सीखते हुए जाएंगे, ठीक है। क्या क्या चीजें होती है महत्वपूर्ण, वो सारे पॉइंट्स को हम जो है एक एक करके सीखते हुए जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखो चैप्टर फोर्स और मोशन है ना। तो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि बल क्या होता है ना। बल में क्या क्या ऐसे टर्म्स आते हैं जिसको अपने को जो है अच्छे से देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं फोर्स, बल, ठीक है, बल, फोर्स। अब देखो फोर्स, जब भी हम किसी वस्तु को, है ना, जब भी हम किसी वस्तु के संपर्क में आते हैं या उस पर हम किसी एक्सटर्नल जो कारक है उसका हम यूज करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल कारक उस पर हम आरोपित करते हैं। तो वो दो तरीके से हम आरोपित करते हैं। कैसे दो तरीके से? या तो हम किसी भी वस्तु को क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक है, अपनी तरफ खींचेंगे, या तो उसको हम क्या करेंगे, धक्का देंगे यानी धकेलेंगे, ठीक है। दो तरीके से हम किसी भी वस्तु को पर जो है बाह्य बल या बाह्य कारक जो है हम आरोपित कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम उस वस्तु को खींचेंगे अपनी तरफ, पुल करेंगे, या तो हम उस वस्तु को जो है आगे की ओर धक्का देंगे या पुश करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि बल क्या है, किसी वस्तु के खींचना यानी पुल करना और धकेलना यानी पुश करने को क्या करता है, व्यक्त करता है, ठीक है। कोई भी वस्तु है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा वस्तु बना देता हूँ इस तरीके से। ये हमारा एक क्या है, एक वस्तु है, ठीक है। अब ये वस्तु इस तरीके से जो है रखी हुई है, इसी सतह पर रखी हुई है। अगर मैं इसको, ठीक है, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, या तो मैं इसको क्या करूंगा, पुश करूंगा, कर दूंगा, या मैं इसको क्या करूंगा, इधर से इसको क्या करूंगा, मैं पुल करूंगा, खींचूंगा, ठीक है। तो ये दो तरीके से इस वस्तु पर हम क्या करेंगे, बाह्य कारक जो है आरोपित करेंगे। इसी बाह्य कारक को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अर्थात यदि हम इसको अलग भाषा में समझें तो बल क्या है, वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, आकार या आकृति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब देखो ये ये वाला पॉइंट को हम कैसे जाने, कैसे समझे। तो ये हमारा वस्तु इस तरीके से रखा हुआ था, ठीक है, ये हमारा वस्तु इस तरीके से रखा हुआ, अभी ये ए से लेकर के बी तक के पॉइंट में रखा हुआ है। अगर मैं इस वस्तु को क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इस वस्तु को क्या कर रहा हूँ, धकेल रहा हूँ, तो इसकी स्थिति में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा और वस्तु जो है यहाँ से जो है यहाँ पर आ जाएगा। अगर अगर मैं बाह्य बल आरोपित कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं बाह्य कारक जो है आरोपित कर रहा हूँ, तो अब जो वस्तु की स्थिति है वो पहले ए से लेकर बी तक वस्तु रखा हुआ था। अब उसकी स्थिति क्या हो गई, जब हम उस पर फोर्स लगाए, जब हम उस पर बल लगाए, बाह्य कारक जब हम लगाए, तो वस्तु की स्थिति क्या हो गई, ए डैश बी डैश पर आ गई। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम कोई बाह्य कारक लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में उस वस्तु की जो अवस्था है, उस वस्तु की जो स्थिति है वह क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है ना। कई बार ऐसा होता है कि जब हम उसमें ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तो उस वस्तु की आकार या आकृति में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है ना भाई। आकार या आकृति में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैकेनिकल पुश करने का एक मशीन आता है ना, मैकेनिकल पुश करने का एक मशीन आता है, उसमें किसी भी वस्तु को नीचे में हम जब रखते हैं और ऊपर से हम उसको जो है पुल करते हैं, ठीक है, ऊपर से हम उसको जो है क्या करते हैं, उसमें आरोपित जो है बल को आरोपित करते हैं लगातार प्रेशर के माध्यम से, है ना। तो उसके उस वस्तु के आकार या आकृति में हमको कुछ न कुछ चेंजेस जो है नजर आता है। तो इसी को बोला गया है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को भी परिवर्तित कर सकता है, स्थिति को भी परिवर्तित कर सकता है, या उस वस्तु के आकार या आकृति में भी क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है,
या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो परिवर्तन हो, है ना, परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। अगर उस वस्तु पर जो उसके अंदर जो बल है ना, उस वस्तु के निहित में जो बल है, अगर उससे ज्यादा बल हम बाह्य बल के रूप में आरोपित करेंगे तो उस वस्तु के आकार या आकृति में निश्चित रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगी। ठीक है। अब चलिए, ये तो हो गया बल के बारे में। अब देखो, किसी वस्तु को पहले हम यहाँ रखे थे, अब वस्तु जो है यहाँ पे चली गई, है ना, इस डायरेक्शन में चली गई। ठीक है। इसलिए मतलब इस वस्तु के डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है ना, और परिमाण दोनों में भी चेंजेस हो रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बल क्या है, एक सदिश राशि है जिसमें परिणाम एवं दिशा जो है दोनों होती है। ठीक है। बल एक क्या है, सदिश राशि है जिसमें परिमाण भी होती है और साथ ही साथ दिशा भी जो है होती है। ठीक है। बल का मात्रक की अगर मैं बात करूं तो बल का मात्रक होता है हमारा न्यूटन, जिसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी हम व्यक्त जो है करते हैं। अब यहाँ पे चित्र के माध्यम से हम समझते हैं बल के बारे में। जैसे यहाँ पे देखिए, एक आपको पुली सिस्टम यहाँ पे नजर आ रहा होगा, है ना, मशीन के माध्यम से एक पुली सिस्टम यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो रखा हुआ है ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको जो है यहाँ पे रखा गया है। मान लेते हैं कि यह जो ऑब्जेक्ट है वह कितने यहाँ पे बल लगा रहा है, 50 न्यूटन का। ठीक है। यहाँ पे कितने का बल लगा रहा है, 50 न्यूटन का बल लगा रहा है। ठीक है भाई। तो इसी तरीके से ये पुली वाला को सिस्टम को देखिए, यहाँ पे जो है रस्सी में, ठीक है, यहाँ पे जब भी हम कुछ भी बल यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, कोई भी भार यदि हम यहाँ पे रखते हैं तो इस रस्सी में क्या उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पे तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे टेंशन उत्पन्न हो जाता है, तनाव बल जो है उत्पन्न हो जाता है। और कोई भी वस्तु है इस तरीके से, है ना, कुछ ना कुछ उसका भार रहेगा। जैसे 50 न्यूटन है मान लेते हैं इस वस्तु का भार, है ना, और भार बराबर हम जानते हैं क्या होता है, mg होता है। ठीक है। भार बराबर हम जानते हैं कि mg होता है। इसी जो भार रहता है ना, इसी जो भार रहता है इसको हम कहते हैं भार बल। ठीक है। इसको हम क्या क्या कहते हैं, भार बल कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी वस्तु रखी हुई है ना, और वह वस्तु भी नीचे की तरफ क्या कर रहा है, कुछ न कुछ बल लगा रहा है, क्योंकि उस वस्तु के भार के वजह से उसमें कुछ न कुछ बल आरोपित होता है। इसलिए हम उसको, उस वस्तु का क्या कह देते हैं, भार बल कह देते हैं। ठीक है। जैसे चुंबक है ना भाई, तो चुंबक है तो यहाँ पे चुंबक का एन ध्रुव है, यहाँ पे भी क्या है, एन ध्रुव है। तो अगर समान ध्रुव आता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर विपरीत ध्रुव आएगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इसमें भी कुछ ना कुछ जो है बल क्या हो रहा है, आरोपित हो रहा है, चाहे वो प्रतिकर्षण के रूप में हो या आकर्षण के रूप में। ठीक है। मतलब वस्तु में जो है कुछ न कुछ बल जो है आरोपित होता है बाह्य कारक की वजह से, और इसी को हम जो है बल कहते हैं। ठीक है। चलिए अब हम अगला समझते हैं। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है। क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट, जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, है ना, आपने जनरली देखा होगा, कोई भी वस्तु है जब भी हम उस पर बल लगाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ विस्थापन जरूर होता है। ठीक है। जब भी हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ विस्थापन जरूर जो है होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम वस्तु पर बल लगाएं तो उसमें विस्थापन ही हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें विस्थापन हो, नहीं भी हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, चलिए समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है या वस्तु आप कह सकते हैं इसे, कि यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है और ये क्या है, ये किसी भी सतह है, सरफेस है मान लेते हैं, है ना, किसी भी सतह पे, चिकनी सतह पे बोल सकते हो या फिर नॉर्मल जो सतह रहती है उस पर जो है एक वस्तु जो है रखा हुआ है, एक ब्लॉक जो है रखा हुआ है। अब ये हो गया हमारा सरफेस। ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, सरफेस, सतह। सतह। ठीक है। अब यहाँ पे एक वस्तु जो है रखी हुई है। अब मान लेते हैं कि ये जो वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु का भार कितना है, 50 न्यूटन है। ठीक है। इस वस्तु का भार कितना है, 50 न्यूटन है। अब
अब मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं कितने का, 20 न्यूटन का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कितने का फोर्स लगा रहा हूँ, 20 न्यूटन का लगा रहा हूँ। क्या क्या यह वस्तु विस्थापित होगी? क्या क्या यह वस्तु जो है विस्थापित होगी? होगी क्या विस्थापित? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये इस वस्तु का ऑलरेडी वजन, ऑलरेडी भार बल इसका कितना है, 50 न्यूटन है। तो अगर मैं उस वस्तु में 20 न्यूटन का बल लगा रहा हूं तो वस्तु के जो भार है उससे ये कम है ना भाई? वस्तु के भार से क्या है, ये कम है। इस वजह से वस्तु में कोई भी प्रकार का विस्थापन नहीं होगा, कोई भी प्रकार का जो है विस्थापन यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन लेकिन जब मैं इस बल को बढ़ा करके, अगर मैं इस बल को बढ़ा करके 20 न्यूटन के बजाय जो है 50 से थोड़ा सा ज्यादा या 51 न्यूटन कर देता हूं, तो वस्तु में क्या होने लगेगी, अब वस्तु जो है कुछ न कुछ इसमें विस्थापन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम साबित कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम जब भी किसी वस्तु पर बल लगाएं तो उसमें विस्थापन हो, है ना। कंडीशन कंडीशन क्या फॉलो करेगा? कंडीशन ये फॉलो करेगा कि जो लगाया गया फोर्स है, जो लगाया गया बल है, वह जो वस्तु का भार बल है, यानी उस वस्तु का जो वेट है, उस वस्तु का जो भार है या भार बल है, उससे हमेशा क्या होना चाहिए, जो लगाया गया बल है ना, उसका मान जो है हमेशा ज्यादा होना चाहिए उस वस्तु के भार से। ठीक है, तब जाके उस वस्तु में कुछ न कुछ डिफ्लेक्शन अपने को देखने को मिलेगा। और यदि उस वस्तु का जो बल है वह लगाए गए भार बल से जो है क्या है, कम है, तो उस कंडीशन में उस वस्तु पर कोई भी विस्थापन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि जो भी वस्तु का भार रहता है, जो भी वस्तु का वजन रहता है, वेट रहता है, अगर हम उससे ज्यादा का जो है बल लगा रहे हैं तब जो है वस्तु क्या होने लगती है, विस्थापित जो है होने लगती है। ठीक है, इसके बाद आप सभी जानते होंगे कि बल बल को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। बल बराबर होता है हमारा द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान यानी एम, और त्वरण होता है हमारा ए। ठीक है, यहाँ पे एफ क्या है, यहाँ पे एफ क्या है, यहाँ पे एफ है हमारा लगाया गया बाह्य बल, एम क्या है, उस वस्तु का उस वस्तु का उस वस्तु का द्रव्यमान, है उस वस्तु का द्रव्यमान, और ए क्या है, वस्तु बल लगाने के बाद वस्तु के द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होता है वो। ठीक है, ए क्या है, यहाँ पे त्वरण है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है आई होप क्लियर हो गई होगी। चलिए इसके बाद हम समझते हैं बल के विभिन्न रूप एवं उनके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। देखिए, बल के अलग अलग रूप हो सकते हैं, है ना। किसी भी वस्तु को जब हम पुश करते हैं, धक्का देते हैं, है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए धक्के देकर किसी भी दरवाजे को खोलना, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, बल है। इसके अलग अलग क्या है, रूप हैं। यदि हम खींच रहे हैं किसी भी चीज को, है ना, जैसे रिक्शा चालकों के द्वारा रिक्शा गाड़ी को खींचा जाता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आता है संपीड़न, कंप्रेशन जिसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, गैसों पर हम क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं, उनको कंप्रेस करने का प्रयास करते हैं, और उस कंप्रेशन के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के जो सिलेंडर होते हैं उसमें गैसों को भरा जाता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, कंप्रेशन बल है। नेक्स्ट आता है टेंशन यानी तनाव बल। ये कैसे होता है, रबड़ आप लोग जानते होंगे, है ना, रबड़ के दोनों सिरों को यदि हम खींचते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, तनाव उत्पन्न हो जाती है, और वे एक दूसरे के सापेक्ष जो है अपने को करीब लाने के जो है प्रयास करते हैं। तो उसमें एक क्या होने लगता है, टेंशन जो है उत्पन्न हो जाता है, तनाव बल जिसको अपन कहते हैं वो उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी बल का क्या है, एक विभिन्न प्रकार का रूप है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वायु प्रतिरोध, एयर रेजिस्टेंस। में कैसे होता है, किसी गतिशील वस्तु की गति की विपरीत दिशा, है ना, किसी भी गतिशील वस्तु है ना, उसकी गति के विपरीत वायु द्वारा आरोपित बल। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, है ना, या आपने कभी देखा होगा, आप यदि बड़ा सा कोई वस्तु लेकर के गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आपको ये महसूस होगा कि आपकी गति अगर इस ओर है, आपकी गति अगर इस ओर है तो वायु की जो गति होती है वो जस्ट उसके विपरीत होती है।
तो उसकी गति में आपको ये लगेगा कि कुछ न कुछ जो है वायु की गति के विपरीत दिशा में आपको कुछ न कुछ बल जो है महसूस होता है। तो यही बल कहलाता है वायु प्रतिरोध के कारण से उत्पन्न होने वाला बल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है घर्षण बल, जिसको अपन फ्रिक्शन फोर्स जो है कहते हैं। इसमें इसमें क्या होता है, जो गाड़ियां चलती है रोड पे, है ना, या हम खुद जो है व्यक्तियों के द्वारा सड़कों पर चला जाता है या गाड़ी के माध्यम से चला जाता है, उनके मध्य यानी हमारे पैरों या गाड़ियों के जो गाड़ियों के जो चक्के होते हैं और सड़क होता है, उनके बीच में एक बल आरोपित होता है जिसको अपन घर्षण बल कहते हैं, जिनके माध्यम से गाड़ियां या व्यक्तियों के द्वारा जो है सड़कों पर चला जाता है। तो ये भी एक बल का जो है अलग प्रकार का रूप है। तो ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो है विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं बल। तो इसको हमने समझा और बल के बारे में जाना। अब यहाँ पे देखिए, बल बराबर मैंने बताया कि द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है ना। बल तो हम समझ गए कि क्या चीज है। अब यहाँ पे एक एक यहाँ पे टर्म्स आया है क्या, त्वरण। एक यहाँ पे टर्म्स आया है क्या, त्वरण, एक्सिलरेशन। अब आइए समझते हैं इसी त्वरण को कि क्या होता है एक्सिलरेशन। त्वरण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सिलरेशन, एक्सिलरेट करना। ठीक है। इसको हम स्मॉल ए के माध्यम से जो है दर्शाते हैं। ठीक है, स्मॉल ए के माध्यम से हम जो है त्वरण को प्रदर्शित करते हैं, त्वरण को दर्शाते हैं। यह क्या होता है, किसी विशिष्ट समयांतराल में वेग में होने वाला परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि समय के सापेक्ष किसी गतिमान पिंड के वेग में अगर कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, तो वही परिवर्तन ही क्या है, त्वरण है। त्वरण को हम डिनोट करते हैं, त्वरण ए बराबर वेग में होने वाला परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब वेग में परिवर्तन कैसे होगा, कि वेग में परिवर्तन कैसे होगा, या तो उस वस्तु का अंतिम वेग कार्य करेगा और उस वस्तु का प्रारंभिक वेग, दोनों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे और बटे क्या करेंगे, टी करेंगे, समय अंतराल यानी टी। तो यही क्या कहलाता है, वेग में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, हमारा वेग में परिवर्तन कहलाता है। या इसको हम शॉर्ट टर्म में इसको जो है डेल वी लिखते हैं, डेल वी अपॉन टी। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन टी। इसी डेल वी को कहा जाता है वेग में परिवर्तन। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, वेग में परिवर्तन। तो यदि समय के सापेक्ष, है ना, कोई भी समय लगता है उसमें परिवर्तन होने, भाई किसी भी वस्तु जब वो आगे की तरफ बढ़ रही है, गतिशील है ना, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है कुछ ना कुछ, तो उसके लिए समय की आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी। तो यदि समय के सापेक्ष किसी गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन होता है, तो इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब ये जो परिवर्तन होता है, ये तीन तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे तीन तरीके से, या तो वस्तु जो है या तो वस्तु जो है उसके वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है ना, तो उस कंडीशन में वेग में जो होने वाला परिवर्तन है वो धनात्मक परिवर्तन होगा, है ना, धनात्मक त्वरण उसको हम कहते हैं। और और यदि समय के सापेक्ष, ठीक है, धनात्मक परिवर्तन यानी त्वरण ही होता है, ठीक है, धनात्मक परिवर्तन अगर हो रहा है तो उसको हम धनात्मक त्वरण कहते हैं। मतलब यदि समय के सापेक्ष वेग में जो है बढ़ोतरी होती है ना, वेग में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो उसको हम त्वरण कहते हैं, धनात्मक त्वरण कहते हैं। और यदि समय के सापेक्ष वेग में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, ठीक है, अगर समय जो है बढ़ता जा रहा है और उस समय के सापेक्ष अगर वेग में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो ऐसे जो त्वरण होता है इसको हम त्वरण ना कह करके क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। इसको अपन इंग्लिश में रिटार्डेशन भी कहते हैं, या इसको हम ऋणात्मक त्वरण भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, समय के सापेक्ष अगर वेग में परिवर्तन जो होता है ना, अगर समय के सापेक्ष वेग में कमी हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, इसको ऋणात्मक त्वरण भी कहा जाता है, माइनस ए जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझें, तो तेज दौड़ती हुई कार के ब्रेक लगाने पर कार की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना भाई। तो उस कंडीशन में वहां पे क्या कार्य करता है, ऋणात्मक त्वरण कार्य करता है, अर्थात मंदन जो है कार्य करता है। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद समझते हैं त्वरण। अब यहाँ पे हमने त्वरण के फॉर्मूले से हमने समझा कि ए बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन यानी डेल वी अपॉन टी। ठीक है, अब वेग में परिवर्तन, अब हम जानते हैं कि वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे टी और दिया है तो ये भी सेकेंड हो जाएगा।
यानी कुल मिला के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसका मात्रक होता है? त्वरण का मात्रक होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसका मात्रक होता है? त्वरण का मात्रक होता है। क्योंकि एक निश्चित दिशा में यह भी क्या करती है? चलती है ना, इसलिए त्वरण भी एक क्या है? सदिश राशि के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि त्वरण जो है तीन तरीके से उत्पन्न होते हैं, इसको तीन लिखिएगा। ठीक है, त्वरण जो है तीन तरीके से उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से तीन तरीके? सबसे पहले तो जब भी वेग बढ़ता है तो उस कंडीशन में धनात्मक त्वरण होगा, यानी वेलोसिटी बढ़ेगी तो जो उत्पन्न होने वाला त्वरण है वह कैसा होगा? धनात्मक होगा। और जब वेग क्या होती है? घटती है, तो उस कंडीशन में ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसको अपन मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं या ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। इसमें क्या होता है? वेग क्या होती है? घटती है। उस कंडीशन में जो त्वरण उत्पन्न होता है वो माइनस में होता है, नेगेटिव होता है। और तीसरा कंडीशन आता है जब वस्तु का वेग नियत हो। वेग नियत मतलब वेलोसिटी का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, एक समान वेग से चलता है ना। एक समान वेग इसको कहा जाता है जब वेलोसिटी क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। मतलब एक ही, मतलब आप गाड़ी में जा रहे हैं तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं तो आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही चलेंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है? वेलोसिटी आपकी एक समान चलती है। ठीक है भाई, वेलोसिटी आपकी क्या होती है? एक समान। ठीक है, यहाँ पे जीरो हो सकती है या कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, मतलब एक समान होती है। उस कंडीशन में जो त्वरण होता है वो कैसे होता है? शून्य होता है। उस कंडीशन में क्या होता है? त्वरण हमारा क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जब भी वस्तु का वेग नियत होता है या एक समान वेग होता है उस कंडीशन में त्वरण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, कैसे शून्य होता है? फॉर्मूले के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। v माइनस यू अपॉन क्या होता है? t होता है। अब यहाँ पे जो अंतिम वेग है और जो प्रारंभिक वेग है दोनों क्या हो गए? यहाँ पे समान हो गए। समान हो गए मतलब v माइनस v हो जाएगा, यानी 0/t हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब जो त्वरण होता है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, एक समान वेग इसी को कहा जाता है। जब भी वस्तु जो है एक समान वेग में चल रही होती है तो उसका हमेशा त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। अगर कभी भी इससे रिलेटेड अभी कभी भी अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे और ये बोला जाए कि वस्तु जो है एक समान वेग से चल रही है तो उस कंडीशन में आपको त्वरण को क्या लेना है? शून्य लेना है। तो ये तीन कंडीशन आप याद जरूर रखिएगा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि त्वरण जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और साथ ही साथ शून्य भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा त्वरण के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं बल की इकाई के बारे में। ठीक है, बल की इकाई किस तरीके से होती है, कैसे आती है, के बारे में हम समझते हैं। चलिए, मैंने अभी जस्ट फॉर्मूले के रूप में बताया कि जो बल होता है F के बराबर क्या होता है? m इंटू ए। हमने जो है m तो हमारा द्रव्यमान है। हमने त्वरण के बारे में भी समझा कि क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो ये हमारा होता है F बराबर m इंटू ए। अब यहां से देखिए, एसआई पद्धति की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति की अगर मैं बात करूं तो उस कंडीशन में F बराबर ये जो द्रव्यमान है इसका मात्रक क्या होता है? हमारा किलोग्राम होता है, इनटू त्वरण। त्वरण का मात्रक अभी हमने जाना क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको एसआई पद्धति में कहा जाता है न्यूटन। इसको एसआई पद्धति में क्या कहा जाता है? न्यूटन कहा जाता है। कैपिटल एन से जो है इसको डिनोट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैपिटल एन से जो है क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं। अब यदि मैं सीजीएस पद्धति की बात करूं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति जिसको कहा जाता है, अगर मैं सीधी सीजीएस पद्धति में बल की जो है गणना करूं तो यहाँ पे सीजीएस पद्धति, यहाँ पे एसआई पद्धति में जो द्रव्यमान है उसको किलोग्राम लेते हैं, लेकिन सीजीएस पद्धति में इसको लिया जाता है ग्राम। ग्राम इंटू यहाँ पे जो मीटर है इसको यहाँ पे लिया जाता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे इसको हम सीजीएस पद्धति में क्या कह देते हैं? डाइन कह देते हैं। ठीक है, सीजीएस पद्धति में हम क्या कह देते हैं? डाइन कह देते हैं। और यहाँ पे आप लोग एक छोटा सा डाटा याद रखेंगे। एक न्यूटन बराबर होता है 10 के घात 5 डाइन।
1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ये छोटा सा आप आंकड़ा जो है याद रखेंगे, कभी कभी ये पूछ देता है। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को। चलिए अब अब हम फाइनली ये कह सकते हैं बल के रूप में, क्योंकि हमने हमने यहाँ पे बल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो अब हम फाइनली ये कह सकते हैं, हमको बल को देखने पे दो चीजें हमको यहाँ पे आभास होती है। बल के मात्रा के बारे में हमने यहाँ पे जस्ट अभी समझा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, क्या बल और भार के मात्रक एक समान होते हैं? ठीक है, बल अभी हमने जाना, और भार 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 क्या होती है? किसी भी वस्तु में कोई भी मात्रा अगर निहित होती है उसको हम भार कहते हैं, है ना भाई। अब देखते हैं, हमको ये पता है कि F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है m इंटू ए। ठीक है, F बराबर होता है m इंटू ए। ए को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, और इसको जो है G भी कहा जाता है। G को कहते हैं अपन गुरुत्वीय त्वरण। तो F इक्वल m इंटू ए तो होता ही है, साथ में m इंटू जी भी होता है। G को हम गुरुत्वीय त्वरण जो है कहते हैं, है ना भाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु रखी हुई है इस तरीके से। ठीक है, कोई भी वस्तु यहाँ पे रखी हुई है हमारा, कहाँ पे? सरफेस में। अब देखो, यहाँ पे सरफेस में वस्तु रखी हुई है। अब यहाँ पे सरफेस में कोई भी वस्तु जब रखी हुई है तो नीचे की तरफ एक बल कार्य करता है, जिसको अपन उस वस्तु का क्या कहते हैं? भार कहते हैं। यानी W बराबर हमारा होता है m इंटू जी। क्योंकि ये नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, इसलिए उस वस्तु पे गुरुत्वीय त्वरण भी कार्य करेगा। जो भी उस वस्तु का द्रव्यमान रहेगा वो तो रहेगा ही, साथ में यह नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, इसलिए उस वस्तु में उसका गुरुत्वीय त्वरण भी क्या होगा? निहित रहेगा। और इसी बल को कहा जाता है नॉर्मल फोर्स। इसी बल को कहा जाता है क्या? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, इसी बल को कहा जाता है क्या? नॉर्मल फोर्स। इसको अपन कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, W बराबर m इंटू जी। ऊपर की तरफ क्योंकि नीचे की तरफ तो भार बल कार्य कर रहा है, तो जस्ट उसके विपरीत दिशा में, जैसा नीचे की तरफ बल कार्य कर रहा है, जस्ट उसके विपरीत दिशा में भी एक बल कार्य करता है, जिसको अपन कहते हैं रिएक्शन फोर्स। ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं? रिएक्शन फोर्स। इसको डिनोट किया जाता है Fr से। ठीक है, रिएक्शन, जैसे नीचे में बल कार्य करता है वस्तु के भार की वजह से, ठीक उसके विपरीत दिशा में भी एक बल कार्य करता है, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। बाकी अगर मैं वस्तु को इधर धकेल रहा हूं, पुश कर रहा हूं, तो ये वाला बल कार्य करेगा। अगर मैं इसको इधर से खींच रहा हूं, पुल कर रहा हूं, तो इधर ये वाला बल कार्य करेगा। ये तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। नीचे की तरफ जो बल लगा रहा है उसको हम कहते हैं भार बल। ठीक है, इसको हम कहते हैं W, यानी उसके भार की वजह से जो बल लगता है, इसको अपन भार बल भी कहते हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो बल लगा रहा है उसको अपन कहते हैं रिएक्शन फोर्स, जिसको Fr से जो है डिनोट किया जाता है। अब यहाँ से हमने जाना कि वस्तु है ना, वस्तु में जो है कुछ ना कुछ भार जो है निहित रहती है। वस्तु में कुछ ना कुछ भार जो है निहित रहती है, और उस भार के वजह से उस वस्तु में क्या लगता है? कुछ ना कुछ बल जो है लगता है। ठीक है, और चूंकि इसमें कुछ ना कुछ बल लग रहा है, इसलिए इसका भी मात्रक हमारा क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, इसका भी मात्रक हमारा क्या होता है? न्यूटन। क्योंकि m यानी किलोग्राम, और जी यानी क्या है? ये गुरुत्वीय त्वरण है, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये भी हमारा क्या होगा? न्यूटन ही होगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा? न्यूटन ही होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भार भी क्या है? एक बल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भार भी क्या है? एक प्रकार का बल है, जिसको हम क्या कहते हैं? भार बल कहते हैं, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। और एक डाटा आप याद रखेंगे, 1 किलोग्राम भार बराबर हमेशा आप याद रखेंगे 9.81 न्यूटन होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम भार बराबर आप हमेशा याद रखेंगे कि 9.81 न्यूटन होता है। तो यहां से हमारा आ गया कि बल और भार दोनों के मात्रक क्या होते हैं? समान होते हैं। फाइनली यहां से हमको पता चला कि बल और भार के मात्रक क्या होते हैं? समान होते हैं। चूंकि भार जो है वो नीचे की तरफ कार्य करता है, मतलब वहां पे गुरुत्वीय बल कार्य करेगा, m इंटू जी हो जाएगा, है ना। लेकिन इसका जो मात्रक होता है दोनों का सेम होता है। ठीक है, मतलब बल भी क्या है? भार भी क्या है? एक प्रकार का बल है, जिसे हम भार बल कहते हैं। W से इसको डिनोट किया जाता है।
और 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.81 न्यूटन। याद रखेंगे इसको, ठीक है। अतः हम फाइनली ये कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु को खींच करके, पुल करके या धकेल करके, पुश करके उस वस्तु की विरामावस्था में रखी हुई वस्तु में गति उत्पन्न कर देता है या गति उत्पन्न करने का प्रयास करता है। या तो गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ले आता है या लाने का प्रयास करता है, या वस्तु की दिशा में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है ना। बल 3 तरीके से वस्तु की स्थिति को चेंज कर सकता है। अगर कोई भी वस्तु यहाँ पे रखी हुई है और उस पे आप धक्का मारे तो वस्तु यहाँ पे आ जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, वस्तु विरामावस्था में था, अब किस में आ गया, गतिशील अवस्था में आ गया। या तो कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है ना, या तो कोई वस्तु गति कर रहा है और उस पे हम क्या कर दें, यहाँ पे फोर्स लगा दें तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, मतलब विराम की अवस्था में आ जाएगी। तो ये भी हम चेंजेस कर सकते हैं बल के माध्यम से, ठीक है। और तीसरा हम कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु है अगर इधर जा रही है तो हम इधर बल लगा दिए तो वस्तु की दिशा अब इधर हो गई, मतलब उसके दिशा में हम क्या कर दिए, परिवर्तन कर दिए। तो बल वह बाह्य कारक है जब भी हम उस किसी भी वस्तु में हम उसको लगाते हैं तो यदि वह वस्तु विरामावस्था में है तो उसको गति अवस्था में बदल सकता है, और यदि वह वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसको विरामावस्था में ला सकता है या लाने का प्रयास कर सकता है। और यदि वस्तु किसी दिशा में जा रही है और दूसरे दिशा से हम उसको बल लगा दें तो उसकी दिशा में परिवर्तन भी जो है कर सकता है। वह बाह्य कारक क्या कहलाता है, बल कहलाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे समझा और जाना, ठीक है भाई। चलिए अब हम समझते हैं बलों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। बाकी इसके डिटेल डिस्कस अपन जो है करेंगे, है ना। बलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो बलों के प्रकार में तो बहुत सारे बल आते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स। दूसरा आता है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। तीसरा आता है गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। चौथा आता है चुंबकीय बल। पांचवा आता है स्थिर विद्युत बल, और छठवा आता है नाभिकीय बल। सातवां आता है अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, तनाव बल, और 10वां आता है कांटेक्ट, है ना, फोर्स विदाउट कांटेक्ट, असंपर्क बल। तो ये अलग अलग टाइप के जो है बल यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें से ये जो मैं यहाँ पे जो गोल निशान घेर रहा हूँ इतने आपके सिलेबस में ऑलरेडी है, मतलब इतने को अपने को डिटेल से पढ़ना है। बाकी जो चीजें हैं उसको मैं जो है ब्रीफ आप लोग को कॉन्सेप्ट जो है समझा दूंगा, एक सारांश के रूप में जो है समझा दूंगा, ठीक है। तो इसको अपने को जो है डिटेल से जो है डिस्कस करना है, पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल को। बाकी बलों, है ना, बलों को दो भागों में हम विभाजित करते हैं, एक तो संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। और उन संपर्क और असंपर्क बलों के अंतर्गत भी उसको हम अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। तो इस पर चर्चा हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे और एक एक करके इन बलों के बारे में जो है हम डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो आई होप आज का जो सेशन था वो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यह जो सेशन है वो डेमो क्लास है ना, एक डेमो क्लास के रूप में ले सकते हैं। अगर आप शिक्षक भर्ती, है ना, अगर आप आने वाले नए शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो है फायदेमंद हो सकती है। तो आज हमने सिलेबस के बारे में जाना, साथ ही साथ पहला चैप्टर के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में हमने समझा, बल के बारे में हमने जाना, साथ ही साथ त्वरण के बारे में भी हमने सीखा। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।